नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक शोमेश कुमार। शोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बजट आने में अब मोटा-मोटी 2 दिन, काम वाले 2 दिन, क्योंकि उसके बाद फिर शनिवार तो छुट्टी रहेगी और फिर इतवार को बजट आएगा। तो वैसे चौथे दिन, लेकिन काम के 2 दिन बचे हैं बजट से पहले। तो बजट पे पहले जो कुछ भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है, लेकिन अब फाइनल बताइए मुझे, 2 चीज़ें जो बिल्कुल आपको चाहिए इस बजट से और 2 चीज़ें जो बिल्कुल नहीं चाहिए? जो चाहिए वही नहीं चाहिए और आपको याद होगा थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल लग रहा है मुझे, लेकिन एफआईआई जो नहीं आ रहे हैं, आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले इस चीज़ को बोला था मैंने। विश ऐसी होनी चाहिए कि अगर पूरी हो जाए तो बहुत ही अच्छी है। मेन प्रॉब्लम क्या है, एफआईआईज़ का रिटर्न नहीं निकल पा रहा है बाज़ार में, क्योंकि एक तो ग्रोथ और करेंसी दोनों के कारण। और इसको अगर कुछ कॉम्पेंसेट कर सकता है तो कैपिटल गेन टैक्स। तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो टैक्स नाम की कोई चीज़ रिमूव कर सकती है गवर्नमेंट, या करने का कोई इरादा भी है, लेकिन एट लीस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसको या तो ज़ीरो कर दिया जाए, या और ज़ीरो कर दिया, या तो ज़ीरो कर दिया नहीं, ज़ीरो कर दिया जाए, और लॉन्ग टर्म की डेफिनिशन को बढ़ा के 3 साल कर दिया जाए। ये भी बहुत बड़ा इंसेंटिव्स हो सकता है एफआईआईज़ के लिए, जो हमको बार-बार सेल जो दिख रहा है, जिनका बेचारों का रिटर्न नहीं बन पा रहा है। पूरा अगर सबके लिए एप्लीकेबल हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी है तो उनके लिए हटा दिया तो हमारे लिए तो डोमेस्टिक में करेंसी रिस्क है नहीं, तो उतना उनके कारण जो मार्केट बढ़ेगा, हमारा उसमें फ़ायदा हो जाएगा। मेरा एक ये विश है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा अभी जो इकोनॉमी में इन्होंने कंजम्पशन एज़ ट्रिगर पकड़ा है, सही पकड़ा है। इसको थोड़ा-सा और बूस्ट दिया जाए, क्योंकि दूसरा अभी ज़्यादा मतलब जो डायरेक्शन लिया है, उस डायरेक्शन से मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें अगर हो जाती हैं तो मेरा तो विश पूरा हो जाता है। जो नहीं करना चाहिए, कोई और टैक्स में इंक्रीज़ तो फिलहाल ना ही करें, क्योंकि वो करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कंजम्पशन में। दूसरा, जो नहीं करें, बहुत ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए एकदम से गवर्नमेंट खर्च को रोक भी नहीं दे। 4.3, 4.2, 4.4% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट अच्छा है, पूरे संसार में कहीं देखने आपको नहीं मिल रहा है। तो एकदम हाथ नहीं बाँध ले, थोड़ा गवर्नमेंट खर्चा करे। तो ये मतलब खर्चा रोक नहीं दे, ये एक है कि मुझे नहीं चाहिए। यही है, बस इतना हो जाए तो अपनी नैया पार लग जाएगी। जी। तो एक तरह से इसीलिए आपने कहा कि जो चाहिए उसी का उल्टा फिर नहीं चाहिए। हुँ, जी। जी। लेकिन क्या लगता है, जो व्यावहारिक स्थितियाँ हैं उनको देखते हुए जो आपने कैपिटल गेन की बात कही, कैपिटल गेन में अभी 2024 जुलाई वाले बजट में फेरबदल हुआ था। तो अब वापस 1.5 साल बाद क्या सरकार फिर से कैपिटल गेन को लेकर के कुछ टिंकरिंग कर पाएगी या करना चाहेगी? नहीं राजीव जी, मुझे लगता तो नहीं है कि करने वाले हैं अब। लेकिन चूँकि विश की बात है तो ऐसा जो विश मेरा रहना चाहिए जो सबको फ़ायदा दे। पर्टिकुलरली जो हम कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने बोला मुझे डाउट है कि अभी बढ़ाया है, अभी कम तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर उनको दिख रहा है कि 2 साल से फॉरेन फ्लो गायब है सेकेंडरी मार्केट में, तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। और कंजम्पशन बढ़ा भी रहे हैं तो थोड़ा कैपिटल भी अंदर आए, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि अभी-अभी इंक्रीज़ किया है टैक्स, शायद नहीं करेंगे। बट क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये मुद्दा उनकी विषय सूची से अभी बाहर हो, तो फिर और क्या चाहिए या क्या कर सकते हैं जिससे एक तो बाज़ार खुश हो, दूसरे अ, एफआईआईज़ का मुद्दा जो है वो बाज़ार को सँभालने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तो है।
तो स्पेसिफिकली क्या एफआईआई के लिए अलग से करें जो आप कह रहे हैं कि भई ठीक है उसका अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली भारतीय निवेशकों को भी फ़ायदा हो जाएगा। बाज़ार चल जाएगा, सबके पैसे बनेंगे तो सब खुश रहेंगे। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और तरीके निकल सकते हैं एफआईआईज़ को वापस भारतीय बाज़ार की ओर आकर्षित करने के लिए जिसमें पॉलिसी मेजर्स हों कि भई उनको ये समझाया जाए कि भई भारतीय बाज़ार से दूर रह कर के आप गलती कर रहे हैं? नहीं राजीव जी, वो गलती नहीं कर रहे हैं। भारतीय बाज़ार से कम पिछले 6 क्वार्टर से दूर रह के वो गलती नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका रिटर्न नहीं बन पा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? उनको दूसरी जगह रिटर्न बन रहा है, वहाँ पे वो जा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ख़ासकर अगर वो दूर नहीं रहेंगे, होगा क्या कि वो लोग बहुत जल्दी स्विच करते हैं जगह। तो अभी मान लीजिए चाइना चले गए हैं, साउथ कोरिया चले गए हैं, ताइवान चले गए हैं, ये सब जगह चले गए हैं। हमारे यहाँ जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुआ, एक बड़ी डील है, डील रैटिफ़ाई होके ट्रेड नए तरीके से शुरू होके साल 2 साल लग जाएगा। तब जाके जो यूएस से जो उठा-पटक चल रही है उसका कॉम्पेंसेशन होगा, तो उसमें समय है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इमीडिएट गवर्नमेंट के पास अभी और क्या है जो एफआईआईज़ को बुला पाए? स्ट्रक्चरली तो ठीक कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इमीडिएट टर्म में वो नहीं उससे बेनिफिट लाया जा सकता है। तो इमीडिएट बेनिफिट देने के लिए कहीं न कहीं हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर आरओआई इम्प्रूवमेंट इस तरह की कोई चीज़ें हों जो मुझे भारत में मिल जाए, तो मैं रह जाऊँ। तो इसका एक यही तरीका हो सकता है कि अब ग्रोथ तो इमीडिएटली आप कितना भी कर लीजिए, जो कि नॉमिनल जीडीपी अभी लेस देन 9% शायद रह जाएगा ये फाइनेंशियल में। बहुत कोशिश भी कर लेंगे तो लो बेस इन्फ्लेशन से उठ के जाके 10% के ऊपर नॉमिनल जीडीपी एफवाई 27 में ला पाना तो मुश्किल होगा और 10% के ऊपर नहीं ला पाएंगे तो 12% के ऊपर क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करना भी एफवाई 27 में मुश्किल होगा। तो कोई ऐसी इमीडिएट चीज़ दिख नहीं रही है जो कि बहुत बड़ा नॉमिनल ग्रोथ ट्रिगर कर दे, जिसके कारण कि एफआईआईज़ को बहुत यूफ़ोरिया हो जाए। होगा क्या या होता क्या है कि एफवाई 27 अगर 10% का नॉमिनल जीडीपी पोटेंशियली हो सकता है, वो टारगेट लगता है हो जाएगा। एफवाई 27 में 12% का, तो अगले फाइनेंशियल से अर्निंग पर शेयर जंप होने शुरू होंगे, लोअर बेस आप समझ लीजिए। तो एफआईआईज़ ये चीज़ें थोड़े पहले सेंस करेंगे। तो अगर वो ग्रोथ आने वाली होगी भी तो डिस्पाइट ऑल जो भी चल रहा है उसके बावजूद भी 6 महीने के आसपास में थोड़ी एफआईआईज़ बाइंग पॉसिबल है। अगर एक क्वार्टर में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट इन रिजल्ट दिख गया और समझ में आ गया कि एफवाई 27 में 15-18% का ईपीएस जंप हो सकता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, एफआईआईज़ भी थोड़े आ जाएंगे। रीजन बीइंग ऑलरेडी वो आपका चाइना कोरिया ताइवान ये सब जगह जाके ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ सकता है उस केस में, अगर वैसा ग्रीन शूट कुछ दिख गया तो भी। अदरवाइज कोई और इंसेंटिव फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के हाथ में है। बहुत खर्चा, बहुत ज़्यादा कट ये सब कुछ ऑलरेडी कर रही है और उन सब का असर होना बाकी है। थोड़ा तो गवर्नमेंट का हाथ टाइट रहेगा, इस बार टाइट रहेगा लगता है। जी। अच्छा एक दिलचस्प बात ये है कि जो चीज़ सरकार के लिए एक उपलब्धि है, वही कहीं जाकर के समस्या भी बन रही है, जो आपने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का ज़िक्र किया। मतलब ये तो किसी सरकार के लिए इस समय पिछले साल भर से जिस तरह की महँगाई दर चल रही है, वो आप वैसे सोचिए तो लोगों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है कि भई महँगाई नहीं बढ़ रही है। और अ, अगर आप अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखें भई ठीक है, एक बहुत कम महँगाई दर और ठीक-ठाक अच्छी वृद्धि दर, जिसको लोग गोल्डीलॉक पीरियड कहते हैं कि बहुत सुनहरा दौर चल रहा है, बहुत अच्छा दौर चल रहा है। लेकिन इसी में समस्या वो आ रही है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 2 हिस्सों में जाकर के आपको चोट कर रही है। पहली चीज़ कंपनियों की कमाई नहीं दिख रही है क्योंकि कंपनियों की कमाई बढ़ेगी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि वो तो वर्तमान भाव पे नॉमिनल जीडीपी का सीधा-सीधा मतलब दर्शकों को थोड़ा-सा बता दें कि भई आज आप ₹100 में एक सामान खरीद रहे हैं, तो कल 1 साल बाद मान लीजिए आप उसे ₹105 में खरीदते हैं। तो कंपनी की कमाई उस ₹105 की खरीद के हिसाब से बढ़ गई। लेकिन
जब आप उसमें से महँगाई दर का हिसाब घटा देते हैं, तो फिर जाकर के उसमें से रियल जीडीपी निकलती है। मान लीजिए अगर महँगाई दर 5% ही चल रही है, तो कंपनी की या कह लीजिए कि जीडीपी की रियल ग्रोथ कुछ नहीं हुई। लेकिन अगर महँगाई दर अभी जैसे चल रही है, कभी 1% रह रही है, कभी उससे कम रह रही है, कभी 2% है, तो उसका मतलब है कि अगर 1% महँगाई है और 4-5% आपने असल में कमाया है, तो आपकी रियल कमाई जो हो गई, वो हो गई ₹4। तो उसी हिसाब से जीडीपी ग्रोथ में रियल और नॉमिनल का फ़र्क किया जाता है। तो कंपनियों की जो आमदनी हम देखते हैं, उनका जो मुनाफ़े का आंकड़ा देखते हैं, वो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से चलता है और अ, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की हम सारी कहानियाँ सुनते हैं, वो रियल जीडीपी के आधार पे बातचीत होती है, तो ये फ़र्क हो जाता है। तो अभी हमें लग रहा है कि नहीं, रियल जीडीपी के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है मामला, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ठंडा चल रहा है मामला। तो ये फ़र्क है और उसी के हिसाब से दूसरा जो मामला हँसता है कि सरकार को जो टैक्स मिलता है, वो भी तो नॉमिनल के हिसाब से ही मिलेगा। आज आप जितनी कमाई कर रहे हैं, उसमें सरकार ये थोड़ी है कि महँगाई दर घटाएगी और उसके बाद फिर आपसे बोलेगी अच्छा अब इतने पे टैक्स दे दीजिए, वैसा नहीं होता है। हम जितना कमाते हैं उस पे टैक्स लग जाता है, वो नॉमिनल के हिसाब से लग गया। तो इसलिए अगर नॉमिनल जीडीपी कम है, तो सरकार को टैक्स कम मिल रहा है, कंपनियों की कमाई कम हो रही है, बाज़ार में अर्निंग कम दिख रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये क्या सरकार वापस इस दिशा में लौटेगी कि चलिए थोड़ी बहुत महँगाई दर अर्थव्यवस्था में लौटे? वापस फिर से चीज़ें ठीक है, बेकाबू ना हो जाए, लेकिन कम से कम 3-4% 5% के बीच में महँगाई दर फिर से आए। क्या इस तरह की चीज़ जिसके लिए क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देना या दूसरी कुछ और पॉलिसी मेजर्स लिक्विडिटी बढ़ाना सिस्टम के अंदर, इन सब चीज़ों पर क्या ध्यान देने की तरफ सरकार बढ़ेगी या अभी भी फ़ोकस रहेगा कि नहीं, महँगाई दर का आंकड़ा हमें कम चाहिए, सबसे कम जितना हो सके? थियोरेटिकली राजीव जी, ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए 3 से 4% का जो महँगाई दर है, जो इन्फ्लेशन है, वो ऐसा नंबर माना गया है जो प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज़ करता है। मतलब हमको सामान बेच के थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये सोच के हम थोड़ा और प्रोड्यूस करते हैं। तो 3-4% का इन्फ्लेशन ठीक माना जाता है ग्रोइंग इकोनॉमी में, व्हिच इज़ नॉट बैड। पॉइंट वो नहीं है राजीव जी, एक्चुअली हम पूरे महँगाई को एक लेंस से देखते हैं, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं जिनकी महँगाई जो है, जिनका इन्फ्लेशन का रेट है, वो अलग-अलग होता है। मेरे अंदाज़े से एजुकेशन इन्फ्लेशन इज़ अबाउट 8% विदाउट एनी रोक-टोक, एंड मेडिकल इन्फ्लेशन इज़ अबाउट 12%। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ महँगाई नहीं है, और ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन या महँगाई दर ये एक रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ₹12 की चीज़ ₹12 है, अगर ₹12 की चीज़ अभी है तो उसके ऊपर, यानी इसको हम थ्योरेटिकली बोलते हैं जनरल इंक्रीज़ इन द प्राइस लेवल। तो हमारा प्राइस कितना, किस रेट पे बढ़ रहा है, तो ₹10 5% पे बढ़ा तो 5 हो गया, और ₹15 अगर 5% से बढ़ा तो कितना हो जाएगा? ₹15 का पा 5% से अगर बढ़ा तो रफ़ली वो चला गया 7.5 ना? 7.5% या 7.5 के आसपास। तो रेट जैसे अगर बढ़ता है, सॉरी ₹10, मैं क्या बोल रहा हूँ, ₹10 5% के हिसाब से बढ़ा तो 50 पैसा बढ़ा, और उस हिसाब से अगर 10.5 पे ऊपर बढ़ा तो उसपे 15% आप लगा लीजिए। वो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, 10.5 इंटू 15%, तो वो करीब-करीब 10.5 इंटू 15%, तो करीब-करीब 1.57। तो उस तरह से बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है कि ये परसेंटेज इंक्रीज़ है। यही इंक्रीज़ जो है अगर 5-5% क्युमुलेटिव बढ़ता जाए, तो वो जो महँगाई है, एक्चुअल नंबर में तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इन परसेंटेज टर्म 5 ही दिखेगा, बिकॉज़ 10 का 5% और 11 का 5%, 11 का 5% विल बी बिगर दैन 10 का 5%, तो एक्चुअल इम्पैक्ट इज़ हायर, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लगता है कि नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ इतना ही है। तो महँगाई इज़ रेट, इंक्रीज़ इन द रेट है, जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ इन द प्राइस लेवल है, वो है।
तो ये लगता है कि अगर 4-5% के हिसाब से अगर किसी चीज़ का कॉस्ट बढ़ता है, तो इंसान अपनी कमाई 6-7%, 8% के हिसाब से बढ़ा सकता है एंड देयरफॉर फिर भी 2% के ऊपर का उसको फ़ायदा रह सकता है, वो बेटर ऑफ रह सकता है, ऐसा मान के चला जाता है फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसीलिए कहा जाता है कि मान लीजिए कि आपका 7% का नॉमिनल जीडीपी है और 4% का इन्फ्लेशन है, तो 11% का आपका रफली नॉमिनल जीडीपी हो गया। तो अगर 5% से भी इन्फ्लेशन बढ़ा तो 7% का तो रियल जीडीपी ग्रोथ है, तब भी आपके हाथ में कुछ पैसा बच जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को देखा जाता है। मेनली इन्फ्लेशन ग्रोइंग इकोनॉमी में एक इंसेंटिव माना जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए, कि उसके पास एक इंसेंटिव है कि वो सामान अगर और बेचेगा, बनाएगा तो थोड़ा अगले साल और ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर प्राइस ही नहीं बढ़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखते हैं, सुनते हैं कि कई जो किसान हैं ट्रक का ट्रक अनियन जो है रोड पे फेंक देते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही मान लीजिए कि 20 रुपए किलो का है और इतनी सप्लाई आ गई है अनियन की वो 5 रुपए किलो पे बिक रहा है। तो प्रोड्यूसर क्यों करेंगे? 20 रुपए का खर्चा लगा के 5 रुपए उनको सेल करके मिलना है। प्रोडक्शन करने का इंसेंटिव नहीं है उनके पास। इसलिए एक ये पार्ट हो जाता है कि प्राइस भी एक होना चाहिए जो कि हमारा हमको रिटर्न मिले कुछ उस पे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ने लगा तब क्या होगा? बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ने लगा इसका मतलब ये है कि मोर मनी चेज़िंग फ्यू गुड्स बोलते हैं। तो चीज़ें इतनी महँगी हो जाएँगी कि वो बियॉन्ड किसी के अफोर्डेबिलिटी हो जाएँगी व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। वो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन ये सब में चला जाता है। इसीलिए माना जाता है कि इन्फ्लेशन का जो दर है, ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक रेंज में रहना चाहिए। वो एक ऐसे रेंज में रहना चाहिए कि आपका कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ता रहे जिससे प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिले, लेकिन कॉस्ट इतना ही बढ़े कि जो खरीदने वाला है उसकी इनकम उससे रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ जाएगी, सो दैट फिर भी वो बढ़ने के बाद भी उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकता है, तो इनफ सप्लाई भी रहेगी और इनफ डिमांड भी रहेगा उस प्रोडक्ट का। इसी तरह इन्फ्लेशन का बैलेंस किया जाता है इकोनॉमी में। जी, बिल्कुल।